در انتقام خون Make no mistake, the United States is fully supportive of it. I've been talking about World War III for a long time. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप जानते हैं इस वक्त सिर्फ मेरे ही नहीं पूरी दुनिया के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है और वो प्रश्न ये है कि बताइए अब आगे क्या होगा। क्योंकि कल रात को ईरान ने जो 180-181 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ उस मकसद से दागी कि अब अंजाम भुगतने को तैयार रहो, तो क्या इजराइल चुप बैठने वाला है? इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही संदेश दे दिया कि अब भयंकर इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाए ईरान और मिडिल ईस्ट। लेकिन ईरान जो आज दुश्मन बना बैठा है इजराइल का, आप जानते हैं सिर्फ 2 मुस्लिम मुल्क थे, 2 मुस्लिम मुल्क जो इजराइल के उत्पत्ति या इजराइल के देश बनने में उसका समर्थन कर रहे थे। एक था टर्की और एक था ईरान। 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले तक इजराइल का हिमायती था ईरान। आज इजराइल का दुश्मन नंबर 1 बन गया है, जिसकी एक बानगी कल रात को आपने ईरान के ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में देख ली। कल रात जो तस्वीरें सामने आई हैं वो मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट एशिया में एक बार फिर से जंग की चिंगारी को हवा देती है। अब इंतजार इजराइल के पलटवार का भी है, क्योंकि इजराइल अब चुप नहीं बैठने वाला। और वैसे भी इजराइल के युद्ध सिद्धांत का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। और यह हर कोई जानता है कि ईरान की दुखती हुई रग उसकी तेल रिफाइनरीज है और परमाणु परीक्षण केंद्र है। मैं आपको कुछ तस्वीरें और कुछ ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझाना चाहती हूं। देखिए, ईरान में 5 अहम परमाणु ठिकाने हैं जिन पर इजराइल हमलों को अंजाम दे सकता है। और वो कौन कौन से इलाके हैं? ईरान का अराक है, फोर्दो है, नातांज है, इस्फहान है। और ये वो इलाके हैं जो ईरान में इस वक्त ईरान की दुखती रग है। वो फोर्दो वहां पर है, अराक यहां पर है, ये नातांज यहां पर है, इस्फहान यहां पर है और बुश है। और यहां से इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान की इसी दुखती नब्ज यानी उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया जाए। इन्हीं ठिकानों पर सबसे ज्यादा खतरा जो है इस वक्त मंडरा रहा है। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि वो इजराइल के हर पागलपन के लिए तैयार है। बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि क्या वो सच में तैयार बैठा हुआ है? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल के 1000 से ज्यादा यहूदियों को विभत्स तरीके से मार डाला था, इनफैक्ट कई ऐसे हैं जो आज भी उनके कब्जे में है हमास के। हमास ने भी कहा था कि इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। 1 साल के अंदर हमास का केंद्र गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमास के लीडर इस्माइल हानिया मौत के घाट उतारा जा चुका है। वो 31 जुलाई 2024 को ईरान की धरती पर ही उसे मारा गया था, जब नई सरकार शपथ लेने वाली थी। हालांकि इजराइल ने हानिया की हत्या की जो बात है वो ना तो कबूल की है, ना ही कभी इससे उसने इनकार किया है। इन सब के बावजूद इजराइल का 7 अक्टूबर के हमले का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। हमास को समर्थन देने वाले हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह 27 सितंबर वो तारीख इजरायली फौज ने लेबनान की राजधानी बैरूत में उसके हेडक्वार्टर में उसे उड़ा दिया। ईरान ने इजराइल को अब छेड़ दिया, जबकि ईरान अगर इतिहास से भी सीखता तो इस विवाद में सीधे कूदने से बचता। लेकिन वो क्या करता? उसके ऊपर प्रेशर था।
प्रेशर उन तमाम ममालिकों का, यानी उन तमाम मुल्कों का जो ये कह रहे थे कि बताइए शिया बहुल ये देश, इतने बड़े शिया नेता की हत्या कर दी जाती है और चुप है। नसरुल्लाह को लेकर यही एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, क्योंकि 1949 में अपने स्थापना से लेकर अब तक इजराइल ने कुल जो 15 जंगें लड़ी हैं, इनमें से 9 में इजराइल ने सीधी जीत हासिल की है, 5 में दोनों तरफ से जीत का दावा किया जाता है। इजराइल के सिर्फ एक जंग में पीछे हटने की खबर थी और वो था सिक्योरिटी जोन कैंपेन। हालांकि इसके बाद सेकेंड लेबनान वॉर में इजराइल ने हिजबुल्लाह को खदेड़कर अपना मकसद हासिल भी कर लिया था। अब हो सकता है कि ईरान को यह लग रहा हो कि 10 गुना बड़ी आबादी वाला देश होने की वजह से वो सीधे जंग में इजराइल को मात दे सकता है, लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े बताते हैं कि सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान दुनिया का 14th बड़ा पावर है, इजराइल 17। इजराइल के पास 612 जंगी विमान है, ईरान के पास 551, और ऐसे बहुत से आप आज पैमाने पर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ईरान इजराइल के मुकाबले को अगर आज की तारीख में देखा जाए तो ये महज एक मुकाबला भर नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। दोनों ही मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और इजराइल बार बार ये कहता है कि जंग मैं शुरू नहीं करता या मेरा मुल्क शुरू नहीं करता, लेकिन अंत हम ही करते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो सबके जहन में चल रहा है, और आज कब हमें डिस्कस करना पड़ा है? महात्मा गांधी की जयंती के दिन, उस महापुरुष के महत्वपूर्ण दिन जिसने सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। और भारत आज भी इस स्टैंड पर कायम है कि सारे मुल्कों की हम सिर्फ उन्नति देखना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर वॉर के पक्ष में नहीं है, चाहे इजराइल अटैक करे ईरान पर कि ईरान अटैक करे इजराइल पर। हां, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे हमेशा। तो चाहे देश हो या फिर यहां आतंकवादी वो संगठन हो, इन दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके से देखे जाने चाहिए। और इसमें इस देश में अगर आतंकवादी गतिविधियां चल रही है किसी भी देश में, तो उसे इस बात को समझना होगा कि वो देश के खिलाफ नहीं, वहां पल रहे आतंक के खिलाफ। शुरू करते हैं डिबेट। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसीलिए बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि क्या इजराइल अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है या फिर वो मौन बैठने वाला है। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको स्क्रीन पर जनरल जीडी बख्शी नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इजराइल की नागरिक इलियाना आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। पश्चिम एशिया मामलों की जानकार डॉक्टर वहील अव्वाद आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जनरल हमारे साथ जीडी बख्शी साहब, मैंने आपको बताया, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल बख्शी, कल खबर मिली होगी आपको, हालांकि आई एम श्योर आप इतने वेटरन हैं कि इस बात का अंदाजा लगा चुके होंगे कि ईरान प्रेशर में जरूर कुछ ना कुछ काम करेगा और ईरान ने ये काम कर दिया है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अब आपको क्या दिख रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो इजराइल ने इतना प्रेशर बनाया, जो कि प्रॉक्सीज हैं ईरान के 3H's, हिजबुल्ला, हमास, हौती। खासतर हिजबुल्ला वो जो है तकरीबन उसकी टॉप लीडरशिप डेसिमेट कर दी। उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए उसके रॉकेट लॉन्चर्स पे, उसके मिसाइल फैसिलिटीज पे, और फिर ग्राउंड इन्वेजन का प्रिलिमिनरी कार्रवाई शुरू कर दी, रेड्स वहाँ शुरू कर दिए। और जैसे ही वो हसन नसरल्लाह को उसने मारा तो ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी, सिंपल लॉस ऑफ फेस, कि वो साहब रिटेलिएट करे, क्योंकि वो देख रहा था कि एक जिसको कहते हैं यूज देम और लूज देम सिंड्रोम, कि अगर वो बैठा रहा हाथ पे हाथ धरा तो इजराइल जो है उसके तमाम मिसाइल्स को, जैसे कि उसने हिजबुल्लाह का निस्तनाबूद किए थे मिसाइल्स,
और वो कुछ कर नहीं पाया, तो ईरान को तो कुछ करना था ही। उसने 181 जो हैं वो अपने मिसाइल्स के साथ पलटवार किया है। गौरतलब है कि पिछली बार उसने 320 ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल किए थे, यानी 170 उसमें से ड्रोन्स थे, 30 क्रूज मिसाइल पावे थे और 120 के करीब जो शहाब बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। लेकिन इस बार तमाम के तमाम 181 उसने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। जो ड्रोन्स की प्रॉब्लम यह है कि ईरान से आते आते 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और काफी अर्ली वार्निंग मिल जाती है डिफेंडर को जी। और याद रहे कि अमेरिका की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर कोलोराडो में है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो पूरी तरह नेटेड है इजराइल की डिफेंस के साथ। और वो पूरे जो सैटेलाइट्स हैं अमेरिकन, वो एक एक मिसाइल लॉन्च की खबर वो दे देते हैं। और उसके अलावा उसने अपने जो वहाँ पे इजराइल में ओवर द होराइजन ANTPS Y2 ओवर द होराइजन रडार लगा हुए हैं, जो कि मिसाइल लॉन्चेस पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा 2 उसके एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर हैं जिन पे ओवर द होराइजन रडार्स लगे हैं और जिन्होंने पेट्रियट 12 पेट्रियट मिसाइल कल फायर किए। कितने मार गिराए या नहीं ये आप ये बता रहे हैं कि इजराइल जो है वो पूरी लेकिन तरह इसके मैं एक मिनट बस कि मैं एक मिनट मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि इसके बावजूद काफी परसेंटेज इस बार ईरानियन मिसाइल्स जाके टारगेट हिट किए और फटे। खासकर जो 3 एयर बेसिस हैं इजराइल के और इंटेलिजेंस फैसिलिटी, ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इससे ज्यादा तगड़ा एयर डिफेंस दुनिया में और कहीं नहीं। आयरन डोम उसे कहते हैं। जनरल बख्शी, जो बात आप बता रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इलान हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त जुड़े हुए हैं इजराइल से। जरा उनका रुख करते हैं। आपको ये बता दूं कि आज नया साल है, पूरा का पूरा इजराइल और जो यहूदी कम्युनिटी है वो फेस्टिविटी के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी और ऐसे में कल ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमले होते हैं। इलान, सबसे पहले तो आपको खूब सारी नए साल की शुभकामनाएं, लेकिन वो ऐसे समय पर देनी पड़ रही है जब जंग के मुहाने पर इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है, इजराइल वर्सेस ऑल में। चलो मैं नमस्कार रूबिका आपको और भारत के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से। जैसे कि आपने कहा, हमारा आज त्यौहार है, हमारा हैप्पी न्यू ईयर जिसकी कमेटी से है। हमारा नया साल शुरू होने वाला है और जैसे कि आपको मालूम है, जब भी हमारा कोई त्यौहार चालू है, गए साल से वही चालू है। मतलब जब हमारा त्यौहार शुरू होता है तब ये कुछ ना कुछ मिसाइल अटैक करते हैं या कुछ करते रहते हैं। टेरर अटैक इनका चालू है। इनफैक्ट मैं और रियाद, मेरी सिस्टर रियाद, हम कल शॉपिंग कर रहे थे इस त्यौहार के लिए, तभी ये पूरी मिसाइल की अटैक हुआ था। कहाँ थे आप उस वक्त? तेल अवीव में? हम नहीं, हम तेल अवीव में नहीं, हम अशदोद में ही थे। लेकिन इस वक्त भी आप अशदोद में हैं? मैं ठीक करवा देती हूँ, प्लीज ठीक कर दीजिए। तेल अवीव में नहीं है इलान, इस वक्त अशदोद में है। हाँ, अशदोद में। मतलब तेल अवीव से हम तकरीबन 40 मिनट की दूरी है, अशदोद से तेल अवीव। लेकिन कल जब जो मिसाइल्स की जो फायरिंग हुई थी ईरान से, वो पूरे इसराइल में एक साथ हुई थी। पूरे इसराइल में पूरे मिसाइल की जो अटैक हुआ था वो एक साथ हुआ था सबके साथ। तो मतलब अशदोद में या अश्केलोन में या तेल अवीव में या बेरशेवा में सबको एक साथ अलार्म बजा और सब इसके ऊपर, आसमान के ऊपर देख रहे थे कितनी मिसाइल्स के अटैक थे। आप लोगों को डर नहीं लग रहा था? पूरा का पूरा इलाका एक साथ, वो रेड अलर्ट, मेरे पास तो अभी भी वो तस्वीरें इजराइल में, आपके पास तो अलर्ट आ जाता है ना, मोबाइल फ़ोन में ऐप होती है, उसी में पता लग जाता है, बड़े ज़ोर से सायरन बजने लग जाते हैं। इस टाइम तो कुछ अलग ही हुआ था। हाँ, कैसे? इस टाइम तो कुछ अलग ही होता। तकरीबन आप कुछ
कि जी कि आप मोबाइल के ऊपर बात करते हो, मैं भी मोबाइल के ऊपर बात कर रहा था मेरे मम्मा के साथ हाँ। कि क्या नहीं होगा, हमारा पूरा जो बात थी वो डिस्कनेक्ट हो गई और उधर फोन के ऊपर अचानक से अलार्म बजने लगा कि जाके जल्दी सेफ्टी जगह में जाओ। ऐसा पहली बार हुआ है, जो अलार्म बजने लगा ऑटोमेटिक अलार्म बजने, और जो मेरे पास जो बजने लगा अलार्म वो ईयर के पास जितने भी थे सबको वो अलार्म बजने लगा फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर पहले, कि आप जल्दी से जाके सेफ्टी जगह में जाओ। और तकरीबन 3 मिनट के बाद सब अलार्म बजने लगे। तो गाड़ी में जो थे, बस में जो थे आदमी लोग, जो इधर के मॉल में थे जो लोग, सब भागने लगे, मतलब सिर्फ जगह लाने के लिए। और आसमान से आप देख रहे थे इतने मिसाइल ऐसे मतलब उड़ने लगे, और इतना बड़ा अटैक मैंने कितनी बार देखा है हमास के साथ, इसके कितनी बार, लेकिन ऐसा तकरीबन मैंने पहली बार देखा है। अभी इस वक्त वहाँ पर हालात कैसे हैं? आप कह रहे हैं कि आज नया साल है, नया साल तो बड़ा जश्न से मनाया जाता है, उल्लास से मनाया जाता है, और अभी आप देखिए 5 दिन के बाद ही, इनफैक्ट 4 दिन के बाद 7 अक्टूबर है, जब हमास के आतंकवादियों ने आपके ऊपर अटैक किया था किबुत्ज में, अलग अलग इलाकों में जाकर। हाँ, हमारा मातम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब हमारे जो आदमी लोग हैं अभी तक हमास के कब्ज़े में है, और आपको मालूम होगा 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले भी हमारे कुछ जवान को मार के उन्होंने भेजे थे। तो हमारा मतलब जो माइंड है अभी तक, और हमारा जो दिल है, मतलब हम अभी तक भूल नहीं पाए उस दिन को, हम भुला भी नहीं पाएंगे कि कितनी दहशत से उन लोगों ने हम लोग को मारा, हमारे बहनों को बहुत 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 ही दहशत से मारा है। और ये तो हम भूल ही नहीं सकते थे कि जैसा आपने कहा अभी 7 अक्टूबर आने वाला है 5 दिनों में, ये इसका आतंक अभी तक मातम हम अभी तक मना रहे हैं और हम भूल भी नहीं रहे। और तो इलान, ऐसी कोई खबरें इजराइल के टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से या आपके जानकारों की तरफ से आप लोगों में आपस में बात हो रही हो, अब क्या होगा? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये तो कह रहे हैं कि परिणाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे, लेकिन आप लोगों को खौफ है कि अब ये मामला जंग में बदल जाएगा? नहीं, हमें कुछ खौफ नहीं है। हमें तो दूसरी तरफ हम कहेंगे कि अब हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ, इसराइल का हर एक दर्शक कह रहा है कि हमें हाथ पे हाथ बैठ के नहीं है। मैं सहमत हूँ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कि हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। That's it. जो टेरर है, जवाब देना ही पड़ेगा, ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं सोल्यूशन मतलब हाथ पे हाथ बैठ के कि अमेरिका कुछ आके करे या कुछ सोल्यूशन निकाले, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अभी है कि हम इजरायली लोग, इजरायली आर्मी एंड इजराइल गवर्नमेंट और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को और जो भी टेरर का इसमें हाथ है उनको मुंह तोड़ जवाब दे। ऑलराइट, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी इलान कि आप हमारे साथ मौजूद रहें, बाकी सारे मेहमान भी यहाँ पर हैं। कर्नल सिंह, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अब क्या हम सच में, क्योंकि बार बार ये बड़ी हेडलाइंस तो बन जाती है कि अब वर्ल्ड वॉर, लेकिन कल जो ईरान की तरफ से हुआ है उसने वाकई अब इस सवाल को पुख्ता तौर पर सबके जहन में डाल दिया है कि अब क्या होगा। अब देखिए, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह आ गई है कि चीफ ऑफ स्टाफ के साथ आईडीएफ और मोसाद की बैठक चल रही है इजराइल में। आईडीएफ और मोसाद प्रमुख आपस में इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। बैठक में शिन बेत के प्रमुख भी वहां पर मौजूद है। बैठकों का दौर चल रहा है। ईरानी हमले के बाद इजराइल में अब क्या आगे होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इस पर चर्चा चल रही है। पार्ट को एक एश्योरेंस देना चाहूँगा कि इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं हो सकता किसी कंट्री के लिए कि वो अपने आप को टेररिज्म से निजात पा ले, वो उन टेररिस्ट को मार गिराए जो उन्हें पिछले 85 साल से टेरराइज कर रहे हैं। ये आज आपका प्राउड डे है, हर साल का प्राउड डे है, दैट यू शुड बी एबल टू सेलिब्रेट कि यस
हम उस टेररिज्म के आगे झुक नहीं रहे, हम अपने देश को उठा रहे हैं और हर उस टेररिस्ट एक्टिविटी को दुनिया में से खत्म कर रहे हैं जो ना केवल आपको तंग करती है, दुनिया को भी तंग करती है। भारत से ज्यादा इस बात को और कोई रियलाइज नहीं करता कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म जो एक कंट्री को पे करनी पड़ती है। जहां तक बात आई आपने मोसाद के और शिन बेट के मीटिंग की, भाई ईरान ने तो बोला है वो तो उनका हेडक्वार्टर ही खत्म कर दिया, तो ये मीटिंग किससे हो रही है? दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगंडा वॉरफेयर, दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर आप देखें हर एक के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। इजराइल का पैरामीटर था कि हानिया को उसने 100 मीटर दूर उस राजमहल से मार गिराया, वो उनका पैरामीटर था। आज ईरान का पैरामीटर क्या है कि यस उसने 3 जगहों पर जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उससे तकरीबन 6 किलोमीटर दूर वो खड्डे बने हैं 7-7, 8-8 मीटर के, जहां वो स्ट्राइक हुई है। ये अपना पैरा, वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इतना नजदीक पहुंच पाए, हम टेल अवीव पहुंच पाए। यही अपने आप में उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान क्या हुआ अगर आपने बदला लिया है। लेकिन आज जब हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हिंदुस्तान का रुख एकदम क्लियर है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन हम वॉर के फेवर में नहीं हो सकते। क्या इस वक्त हम उस स्थिति में आ पहुंचे हैं? ईरान ने जो किया वो कर दिया, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि इजराइल अब बख्शने वाला नहीं है। और ये मामला अगर यहाँ से 181 आई है तो वहां से अब 500 भेजने की कोशिश होगी, और हो सकता है कि इससे बड़ा हमला हो जाए। जैसा हमने कहा कि हमें जानकारी मिल रही है कि ऑयल रिफाइनरीज कल वहां देखिए ना, तेहरान में लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी। पैनिक है लोगों के अंदर कि अब इजराइल जो है वो जवाब देगा, और ना केवल जवाब देगा, उन्हें मालूम है स्ट्रैटेजिकली कौन सी जगहों पर जवाब देगा। आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जवाब दे सकता है, आपकी रिफाइनरीज के ऊपर जवाब दे सकता है, आपके इकोनॉमिक सेंटर के ऊपर दे सकता है, आपके हेडक्वार्टर्स के ऊपर दे सकता है। मैं तो कहूंगा कि आपके राजमहल पर भी दिया जा सकता है ये रिस्पॉन्स। और अबव ऑल मुझे एक बात बताइए, जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चल रही है, नसरुल्ला ईरान का क्या था? दामाद था, ससुर था, क्या था? व्हाट वाज ही? व्हाट वाज सो इंपॉर्टेंट इन हिम? क्या ऐसा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर था उसका एज फार एज ईरान इज कंसर्न कि ईरान को इतनी तकलीफ होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है? सिवाय टेररिज्म के और कुछ नहीं था। तो ईरान क्यों सपोर्ट करेगा? तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं सपोर्ट नहीं करेगी, क्रिएट करेगी। उसने उस नसरुल्लाह को पिछले 40 साल डेवलप किया है। अब वो किस मुंह से कहे कि नहीं ये हमारे होते हुए इजराइल ने स्ट्राइक करके मार दिया? और चलिए मैं तो कहता हूं आप ईगो हैसल बना लीजिए। आपकी कंट्री में हानिया को मारा था इसलिए आपने ईगो हैसल बना दिया, आपने एक काउंटर स्ट्राइक कर दी। भाई साहब ये तो लेबनान में था। हाँ। आपका क्या मतलब लेना देना? भाई एज अ टेररिस्ट अगर बात करी जाए, जहां तक बात आ रही है लड़ाई की, आपका क्या हक बनता है इस लड़ाई के अंदर आने का कि आप हमास, हुती और हिजबुल्लाह के थ्रू लड़े? नहीं तो वो आप डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ते? हमास का जो हानिया था वहीं से मामला शुरू हो गया था। नहीं, वहां से अगर मामला शुरू हो गया तो आपने स्ट्राइक करने के बाद बंद क्यों कर दिया? आपको लड़ाई आगे ले जानी चाहिए थी। आज भी जनरल कुलकर्णी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कल 181 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? ईरान ने क्यों नहीं इसको आगे या फिर वो ये बताना चाहता था कि देखो बस मैं जो कहता हूं करता हूं, और इसीलिए वो क्या था, प्रॉमिस पार्ट 2 है ना? yes. हाँ, वो कि भाई हमने वादा किया था पूरा कर लिया। मिसाइल कहीं भी जाके गिरे, हाँ, हमने पूरा कर दिया। जनरल कुलकर्णी, रुबिका, मैं जरूर कहूंगा कि सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से ये प्रॉक्सीज उभारे, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी, और लगातार 1989 के बाद जिस प्रकार से, और ईरान का ये कहना था कि जिस प्रकार से हानिया को उन्होंने मारा वो भी ईरान के सॉइल पे, और जिस प्रकार से नसरुल्लाह को अभी उन्होंने बिल्कुल खत्म किया, और टोटल हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सबको खत्म किया, और एयर स्ट्राइक्स के साथ उसका जितने भी 1.5 लाख के आसपास रॉकेट्स थे या ड्रोन्स थे और उसके टैंक्स है, मतलब हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट मैं कहूँगा खत्म करने की कोशिश की, और ऑलमोस्ट 60% खत्म कर दिया, और एक पैरालिसिस क्रिएट कर दिया डिसीजन मेकिंग में हिजबुल्लाह। और यहाँ पे जो ईरान है, ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो लड़ रहे हैं, और ईरान के प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। उस अप्रैल में क्या किया उन्होंने? अप्रैल में भी कम से कम हौसला अफजाई के लिए ईरान ने कोशिश की कि अपने जो ये जितने प्रॉक्सीज है इनको किसी ना किसी तरीके से साथ में रखा जाए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो।
और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अब जिस प्रकार से अप्रैल में भी किया और उसके बाद इजराइल ने रिटालिएट किया, और अब जिस प्रकार से ईरान ने 180 मिसाइल लगातार फायर किए, और उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका आया सामने, उनके अपने काउंटर मेजर से, अमेरिका की मदद से इजराइल को नुकसान नहीं हुआ, और जो भी थोड़ा बहुत हुआ इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जिस प्रकार से ईरान ने फायर। और उसके बाद ईरान का जो स्टेटमेंट है वो सुनने लायक है। उन्होंने क्या कहा? जनरल कुलकर्णी, मेरे बिल्कुल बगल में ही एक ऐसी लिस्ट चल रही है उन लोगों की जो ईरान के हिट लिस्ट पर है। उन्होंने पोस्टर जारी किया है और कहा है कि अब इन सब का नंबर आने वाला है। हम ये सिर्फ 181 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले तक नहीं रहने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट। खमैनी का कल आपने वो हिब्रू भाषा में ट्वीट पक्का देखा ही होगा, जिसमें कहा था कि अब जो है वो ऐसा अजाब नाजिल होगा कि आप लोग कब्र के एकदम गहराइयों तक पहुंचा दिए जाएंगे। देखिएगा रूबिका जी, जब भी लड़ाई होती है इस तरह की बातचीत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान अपनी खामियों को जानता है और ईरान उस खामियों के बीच में ही रहेगा। ईरान ने मेरे ख्याल से वो कदम नहीं उठाना था जो उसने कल उठाया, पर उसने क्यों उठाया? इसी मकसद से उठाया कि उसने मैसेजिंग दिया, एक टोकनिज्म था और इस तरीके का एक तरीका था हौसला अफजाई का, और अपने जो समूह है जिनको उसने इतने सालों से 32-40 सालों से पाला है, पोसा है, पैसे दिए हैं, ट्रेनिंग दी है, और उनको इजराइल के बरखिलाफ खड़ा किया है। 1985 का मैनिफेस्टो क्या कहता है? हिजबुल्लाह का मैनिफेस्टो, तो उसके 2-3 जो मुख्य हैं, एक कि पश्चिमी जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है लेबनान के ऊपर, उसको खत्म करना, इजराइल को खत्म करना, और जो ये हिजबुल्लाह है वो अपना जो उसको बोलते हैं सुजरेन, इट बी सुजरेन टू ईरान रेवोल्यूशनरी, मतलब ईरान की जो खामेनी उस वक्त खोमेनी, अब खामेनी, तो इनके जो मतलब टोटल डिवोशन टू ईरान रेवोल्यूशन। तो ऐसे हालात में जब ईरान ने खड़े किए हैं तो हम क्या समझेंगे कि ईरान ने, लेकिन ईरान ने पिछली बार भी यूएसए को बताया, इस बार भी यूएसए ने इजराइल को बताया। 3 घंटे पहले क्या ईरान करेगा सबको मालूम था, उसके काउंटर मेजर्स लिए गए। जहन में जो एक सवाल है जनरल बख्शी, मुझे पता है वो बहुत ही साफगोई से आप लोग सब दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कंट्री कौन है अगर व्हेन इट कम्स टू वॉर, व्हेन इट कम्स टू कि अब रिवेंज लेना और इस एंड तक पहुंचाना है? खतरनाक तो देखिए, अब दोनों की टक्कर ही खतरनाक है ना। हाँ। ना सिर्फ रीजन के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अगर ईरान समझता है कि वो डूब रहा है तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल इनडिस्क्रिमिनेटली फायर कर सकता है सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे, हमास पे जो टैंकर जा रहे हैं उन पे, ताकि ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट किया जाए और वर्ल्ड में जो ऑयल की प्राइस है उसे आसमान तक छुआ दिया जाए। देखिए, जो बाइडेन साहब हैं उनकी तो अब वहाँ पे इलेक्शन होने जा रही है अगले महीने। वो इच्छुक नहीं है इस वक्त कि ये लड़ाई और फैले, और उन्होंने साफ कह दिया है कि हमको सीज फायर चाहिए। और जैसे पिछली बार अप्रैल में हुआ था, ईरान ने 320 मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे। हाँ। और जवाब में यूएसए ने कहा कि साहब हो गया, आपने मिसाइल का हमला नकारा कर दिया, अब आप कुछ मत करिए, केवल टोकन स्ट्राइक करिए। तब भी इजराइल को मजबूर किया था टोकन स्ट्राइक पे। याद रहे बेटा कि जब तक यूएस पूरा सपोर्ट नहीं देगा, हाँ, तो इजराइल भी इफेक्टिव स्ट्राइक्स नहीं कर सकता ईरान के ऊपर, क्योंकि उसके F-35, F-15E वगैरह को मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए होगी, और वो जो है वो अमेरिका के कहने से ही आएगी। बात कही है, इसीलिए कहते हैं ना एक्सपीरियंस मैटर्स। आप ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए खमेनी की तरफ से ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि ये स्ट्राइक्स हम तब तक नहीं रोकने वाले हैं जब तक इस इलाके को अमेरिका खाली ना कर दे, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वो गल्फ की खाड़ी हो। इन सारी जगह पर जो यूएस की तैनाती है, जब तक वो यहां से इलाके को छोड़ नहीं देते, तब तक ईरान का सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इन स्ट्राइक्स में पीछे नहीं हटने वाले हैं। युद्ध अगर समाप्त होगा
तो उसकी एक और इकलौती शर्त यही है। तो ईरान की यूएस और सभी यूरोपीय देश को यह सीधे तौर पर धमकी है। और इजराइल में इस वक्त सायरन बजना शुरू हो चुके हैं एक बार फिर से। इजराइल में मेरे ख्याल से इलान हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इलान, वहां लगातार अलग अलग शहरों में सायरन बज रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां भी अशदोद पे ये हो रहा है? नहीं, अशदोद में नहीं हो रहा है अभी, अशदोद में नहीं हो रहा है। आपके पास, हाँ, आपके पास तो जानकारी होगी कौन कौन से इलाके में इस वक्त रेड अलर्ट है? हाँ, 1 मिनट में आपको कह सकता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, ऐलान जो है वो पता लगा रहे हैं, वो जहां पर मौजूद है वहां इस वक्त सायरन नहीं बज रहे हैं, लेकिन पीछे देखिए आपको सायरन की आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी। ऐलान, क्या जानकारी है? बेत हिलेल, तिल खाई, इन सारे इलाकों में अभी सायरन बज रहे हैं। हाँ, लेकिन आप तो तीनों तरफ से घिरे हुए हैं ना भाई। एक तरफ तो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्राइप, जहां से आपके पास लगातार मिसाइलें आती रहती हैं। उनकी तो हवा निकल चुकी है अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि हवा निकल गई है हमास की? हवा निकल गई उनकी, कब की उनकी हवा निकल गई। वो कभी कभी 1 या 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं कर सकते अभी। दूसरी तरफ लेबनान है, वहां के हिजबुल्ला के जितने भी ये आतंकी हैं वो आप पर लगातार हमलावर हैं। और अब तीसरा मोर्चा ईरान की तरफ से खुल गया है। वही तो हमला कर रहे हैं अभी, लगातार हमला जो है अभी वो हिजबुल्ला की तरफ से, और जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ओके, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कर्नल शैलेंद्र, ये जब अटैक हुआ था एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। अब जब ये कहा जा रहा है कि इंसानियत सबसे सर्वोपरि है, ऑब्वियसली नो वॉर शुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल, बिल्कुल समझ में आता है। जब इजराइल गाजा पट्टी पर एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा था, तब बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि कहाँ मर गई इंसानियत, इंसानियत जैसी कोई चीज़ है कि नहीं है। और आज आप देखिए पूरे के पूरे इजराइल पर, हाँ, वो मासूम बच्चे, अस्पताल, डॉक्टर और स्कूल और सब दिखाए जाते थे। कल पूरे इजराइल पर अटैक हुआ, वहां इंसान नहीं रहते, वहां सिर्फ यहूदी रहते हैं, और यहूदी इंसान नहीं होते। देखिए, 2 चीजें बड़ी क्लैरिटी से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी दुनिया को। 7 तारीख को जो हुआ वो कौन सा ऐसा ह्यूमैनिटी का एक्ट था पिछले साल जिसको के अप्रिशिएट किया जाए? आप 7 इजराइल ने जो भी कुछ किया 5 तारीख को नहीं किया, 6 तारीख को नहीं किया, 4 को नहीं किया, 7 के बाद किया। अच्छा, जो 7 तारीख का एक्शन था वो क्या था? क्या ह्यूमैनिटेरियन था? क्या टेररिज्म था? क्या बर्बरता की सारी लिमिट क्रॉस करी गई थी या नहीं करी गई थी? और मेरा अपना कंसेप्ट है, मे बी वर्ल्ड भी इसी चीज को माने या ना माने, कि टेररिज्म है क्या? टेररिज्म है आपके अंदर वो खौफ बिठाना कि आपको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। सो नाउ यू रिक्वायर अ बिगर टेररिस्ट टू मेक द सेम थिंग हैपन। खमैनी की जो लिस्ट आप दिखा रही थी, आपके पड़ोस में जो दिखाई जा रही थी कंटिन्यूअसली, हाँ, कि कहाँ कहाँ किस किस को मारा जाएगा, सारे के सारे नेतन्याहू को भी मारा जाएगा क्योंकि वो टेररिस्ट नंबर 1 है। यस, ही इज अ टेररिस्ट नंबर 1 ओनली इफ यू एक्नॉलेज कि आप वो टेररिस्ट हैं जिसके लिए ये सारे टेररिस्ट मिलकर आप जैसों को मारेंगे। ओके, और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि इस ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कतर के लिए रवाना हो गए हैं, और वहां कतर में जाकर आई एम श्योर ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको एक पेज पर लाने की पूरी कोशिश होगी। जनरल कुलकर्णी, देखिए रुबिका जी, इसमें कोई शक नहीं, ये जो अभी माहौल है, इस माहौल को गरम जरूर है। इजराइल भी चाहता है कि उसको रिटेलिएट करे, ईरान चाहता है कि लड़ाई ना आगे हो, इसलिए उनका पहला स्टेटमेंट था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से इजराइल ने कहा कि हम कर, अब पूरे इसमें यूएसए जो है एक मध्यस्थता निभा रहा है, और वो जो भूमिका यूएसए निभा रहा है वो बहुत जरूरी है। यूएसए क्या चाहता है? यूएसए नहीं चाहता है कि लड़ाई इससे आगे जाए, जो हो गया तो हो गया। यूएसए खड़ा है इजराइल के साथ, अगर युद्ध बनता है या युद्ध में जाता है इजराइल ईरान के बरखिलाफ, तो यूएसए इजराइल के साथ खड़ा देखेगा। ये ईरान को मालूम है, ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। अगर ईरान इसके लिए तैयार होता तो बात ही अलग थी।
ईरान को मालूम है वो तैयार नहीं है। नुकसान किसका होगा? ईरान का नुकसान होगा। अगर तेल सारा के ऊपर बॉम्बमेंट होता है और इजराइल स्ट्राइक करता है, नुकसान किसका होगा? चाइना का भी होगा, क्योंकि चाइना और ईरान के बीच में वो $100 बिलियन का 25 साल का सौदा है और तेल अभी भी जा रहा है सैंक्शन के होने के बावजूद भी। तो नुकसान पूरे विश्व में होगा। इसलिए ईरान भी चाहता है ना हो, इजराइल जरूर चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने लिटनी रिवर तक पहुंच जाए। जब पर तक जनरल उसको सदर्न कुलकर्णी, लेबनान, आप ईरान की भाषा तो देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हटे, हम नहीं रुकने वाले हैं। दूसरा ये खबर आ रही है जनरल बख्शी, मैं चाहती हूँ आप भी इस पर गौर फरमाएं। खबर ये आ रही है कि ईरान कह रहा है अगर किसी ने रिफाइनरी पर हमारे हमला किया तो सऊदी अरब, कुवैत और आसपास के तमाम देशों के कुओं में हम आग लगा देंगे तेल के। याद रखना, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है जनरल बख्शी। ये तो देखिए ईरान की सोची समझी स्ट्रैटेजी है ही कि अगर उसको मालूम है कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उस पर टूट पड़े तो उसकी बर्बादी तय है। इसके लिए वो कह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, पूरी दुनिया की ऑयल इकोनॉमी को खलास कर देंगे। और जहां जहां हम अपने इनडिस्क्रिमिनेटली आपने हमारे जलाए क्या कहते हैं रिफाइनरीज, तो हम सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज उड़ा देंगे, बाकी मिडिल ईस्ट में रिफाइनरीज उड़ा देंगे। जो कि ऑयल कैरियर्स का ट्रैफिक जा रहा है उस पर फायर करेंगे, ताकि दुनिया में तेल की कीमतें वो जो है $100 बैरल स्ट्रेट अवे पार कर देंगी, कूद जाएंगी। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा और एक प्रेशर बनेगा कि साहब बंद करो बंद करो बंद करो। हाँ। ये तो शुरू से ईरान की स्ट्रैटेजी रही है। नहीं तो फिर अब होता हुआ क्या नजर आ रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि अब इसको एस्केलेट होने नहीं देना है, हाँ, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, सबक सिखाएंगे। ईरान कह रहा है मैं सबक सिखाऊंगा, इजराइल कह रहा है अब रुको हम बताते हैं हम कौन हैं। अब जब इसी तरीके से टसल चलता रहा तो फिर आगे क्या होगा? इसी को कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड, एज फार एज आई एम कंसर्न। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या, और क्या अजीबो गरीब ब्रदरहुड है कि आप मेरे मुस्लिम भाई हो, अगर मेरे यहाँ कुछ भी हुआ तो मैं आपके यहाँ आग लगा दूंगा, मैं आपकी रिफाइनरी को भी खत्म कर दूंगा। अरे कतर जा रहे हो आप, कतर जाके क्या कर लोगे? यूएस का बेस है वहाँ, आपको लग रहा है कतर अपने 4 जहाज उड़ाकर आपके सपोर्ट में आ सकता है? आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो सिर्फ वापस के शिया सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू 4 कंट्री, मुझे आप इस समय 2 कंट्री ऐसे बता दीजिए, 2 भी छोड़ दीजिए, एक बता दीजिए जो इस समय ईरान की तरफ से एक जहाज उड़ाएगा और जाकर इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए राजी हो जाएगा। थ्योरेटिकल कोई एक नाम मिडिल ईस्ट में, कोई एक नाम जनरल बख्शी, कोई एक नाम जो सच में ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई मैं हूं तेरे साथ। अच्छा देखिए, बहुत जुलाई में तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा था कि साहब हमको एक इस्लामिक जो है अलायंस बनानी पड़ेगी इजराइल को आड़े हाथ लेने के लिए। ठीक है, वो लेकिन महज गीदड़ भभकी दी है। अब उन्होंने सितंबर में जब हमले शुरू हुए हिजबुल्लाह पे, तो उन्होंने फिर कहा कि साहब ग्लोबल अलायंस होनी चाहिए, और वो इजराइल की सरकार को नाज़ी और क्या क्या गालियां दे रहे थे कि इनको रोकने के लिए पूरी ग्लोबल अलायंस होनी चाहिए। तो अब देखने की बात यह है कि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है, वो भी चौधरी बनना चाहता है, इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा बनना चाहता है, लेकिन सस्ते, इसीलिए तो अब ये देखना बहुत दिलचस्पी हो जाता है। हालांकि हम बार बार ये सोचते हैं कि क्यों कोई भी मुल्क जो है अपने आप को इस तरीके से बर्बाद कर दे, लेकिन इजराइल ने जब ये कह दिया है कि रेपरकशंस के लिए रेडी रहें, तो हमें देखना होगा कि ये हालात कितने और ये लोग बदतर करके छोड़ेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।